हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको मैं इस वीडियो में आपके अपने चैनल आज़ाद सर यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीव विज्ञान के अंतर्गत खाद्य उत्पादनों में खाद्य संसाधनों में सुधार करने के लिए जो हम लोग जीव जंतु जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको दो जो स्रोत हैं, एक खाद्य फसल स्रोत और एक जंतु स्रोत। तो फसल से जो हम लोग पेड़ पौधे से जो पादप स्रोत है उससे जो हम लोग खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं उसके उत्पादन में कैसे वृद्धि करें ताकि हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसको हम 3 श्रेणी बांटे थे। 3 कार्य करेंगे। एक कार्य करेंगे फसल की किस्मों में सुधार, हमने पहले बता दिए कि पहले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कि फसल उत्पादन में प्रबंधन। हम इसके पहले वीडियो में आप देखे थे कि किस प्रकार हम कैसे संकर बीज का प्रयोग करेंगे, उसकी क्या विशेषता है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। खेत तो वही है लेकिन उत्पादन अधिक होगा जिससे कि हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की खास करके ऊर्जा का जो हमें प्राप्ति होती है खाद्य पदार्थ से वे हमें प्राप्त हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, फसल के किस्म में सुधार करेंगे। दूसरा हम बताएं कि फसल प्रबंधन। फसल प्रबंधन के अंतर्गत क्या करते हैं, जो खेत में फसल बो दिए, जब जो फसल बो दिए वो अधिक से अधिक प्रभावकारी हो, फसल जो बोए वो क्या हो, वो सुरक्षित रहे और उससे अधिक उत्पादन हो। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो फसल के उत्पादन में प्रबंधन करेंगे ताकि अधिक से अधिक फसल सुरक्षित हो सके और हम उत्पादन अधिक प्राप्त करें। अब फसल उत्पादन वृद्धि में हम सबसे पहला काम करेंगे पोषक प्रबंधन। इसके अंतर्गत पहला काम करेंगे पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन में जिस प्रकार हम लोग घर में अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से रहने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की न्यूट्रिएंट देते हैं ना, पोषक तत्व देते हैं ताकि वो अधिक विकसित हो सके। इस तरह खेत में जो फसलें आप लोगों ने बोया, संकर बीज का जो फसलें बोए, उत्पादन क्षमता तो अधिक होगा लेकिन उनको पोषक तत्वों की प्राप्ति चाहिए, देनी चाहिए, जिससे अधिक उनका विकास होगा, फसल बहुत उत्पादन क्षमता अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। इसके लिए हम पोषक प्रबंधन करेंगे। इस प्रकार हम लोगों को 5 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। इस प्रकार से फसलों को भी पोषक तत्व चाहिए होती है जिससे वो अधिक उसमें बाल लगे, उत्पादन हो, अनाज तैयार हो। तो इसके लिए फसल को जो पोषक तत्व हम बता रहे हैं कि 40 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए जिसमें कि 16 प्रमुख हैं, 16 आवश्यक पोषक तत्व हैं। फसलों को कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, 40 की 16 प्रमुख हैं, यानी मुख्यतः आप लोग 16 याद कर लीजिए। पौधे को 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायु से, जल से और मिट्टी से। इन्हीं सब चीज़ों से पेड़ पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं लेकिन पेड़ पौधे तो भोजन नहीं करते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः पेड़ पौधे पोषक तत्व कहाँ प्राप्त करेंगे, वायु से, जल से, मिट्टी से। तो अब ये पोषक तत्व हम पहले इनको श्रेणी में बांटेंगे हम कि वायु से कौन प्राप्त करेंगे, मिट्टी से कौन प्राप्त करेंगे, जल से प्राप्त करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि 16 प्रकार के पोषक तत्व है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक बृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व, समझे। तो इसमें 9 जो है वो बृहद पोषक तत्व, 9 अधिक चाहिए। बृहद पोषक तत्वों की संख्या कितना होती है, 9 और सूक्ष्म है 7, 9 7 16। बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, बृहद को हम क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कितने हैं, 9 कितने हैं, बृहद। और सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये कितने हैं, 7।
ठीक है। बृहद पोषक तत्वों की संख्या कितने हैं? 9 और सूक्ष्म कितने हैं? 7। एक बार हम दिखाते हैं, बारी बारी से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पोषक तत्व। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 16 में बता दिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखते हैं। मैक्रो MACRO, मैक्रो हो गया। न्यूट्रिएंट्स ये माइक्रो MICRO न्यूट्री, ये कितने हैं? 9 और सूक्ष्म कितने हैं? 7। ये इसको कहेंगे हिंदी में बृहद पोषक तत्व, और ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कितने हैं? 16 और ये है 9। एक बार देखिएगा, बृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं? बृहद पोषक तत्वों में है 16। अब हम बताए थे पोषक तत्व किससे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं? वायु से, जल से, मिट्टी से। तो हम पहले बृहद पोषक तत्व में जो वायु से प्राप्त करेंगे, फ्रॉम एयर से जो प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन है? आप देख लीजिएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, लिखते जाइएगा, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CON, है ना। ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? कि वो हो गया वायु से। इसी तरह जल से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? फ्रॉम वाटर, ये है हाइड्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन यही चीज हो गया। ऑक्सीजन तो ये तो पहले लिख ही दिए हैं, और नाइट्रोजन भी पहले लिख ही दिए हैं, नाइट्रोजन। इसी तरह मिट्टी से सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, सॉइल, टॉपसाइल से प्राप्त करने वाला। तो यहाँ भी नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों को नाइट्रोजन ही चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, NPK, पोटासियम सबसे ज़्यादा NPK, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो उर्वरक होता है NPK। कैल्शियम इसके अतिरिक्त हो गया, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। इसके बाद मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, लौह तत्व, आयरन एंड मैग्नीज। ये है ना। फिर से हम लिखते हैं, देख लीजिए, ये 3 जो है पेड़ पौधे जो बृहद पोषक तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायु से। जल से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और मैग्नीज प्राप्त करते हैं। इसको संकेत में इस तरह लिखेंगे ना, कार्बन C हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, नाइट्रोजन N हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन H हो गया, ऑक्सीजन हो गया तो पहले लिख दिए। इसके बाद नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस P, पोटासियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, sulfur S, and iron Fe, and manganese Mn। 3, 3, 6, 3, 9
पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये जो मुख्यतः 9 है, मुख्यतः 9 में सबसे प्रमुख है NPK। सबसे प्रमुख क्या है? NPK, है ना। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों में हम देखते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों में ध्यान दीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या क्या चाहिए। ये है कुल कितने? 7 सूक्ष्म पोषक तत्वों में हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बृहद पोषक तत्वों में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने हैं बृहद पोषक तत्व। ये बृहद पोषक तत्वों में ध्यान दीजिए, यहाँ फिर से हम लिखते हैं जो हवा से इससे जाने में हो गया। बृहद पोषक तत्वों में ध्यान दीजिए, कार्बन पहला, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा फास्फोरस, छठा पोटासियम, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटासियम, एंड सप्तमा कैल्शियम, आठवां मैग्नीशियम और 9वां सल्फर। ये 9 हो गया। अब सूक्ष्म पोषक, अब इसमें ध्यान दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायु से, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिट्टी से, बाकी जितने भी आएंगे ये जल से, और ये बाकी जो है वो मिट्टी से। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों में ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं 6, ये है 9 थे 9 और 7 ये हैं। 7 कौन कौन ध्यान दीजिएगा। 7 है आयरन, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है बोरॉन, चौथा जिंक, पांचवा कॉपर, छठा क्लोरीन, सातवां मॉलिब्डेनम, ये 7 हो गया, ठीक है, याद रहेगा, याद दीजिएगा। ये 9 है बृहद पोषक तत्व, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन एंड मॉलिब्डेनम। ये सभी पोषक तत्व पेड़ पौधे मिट्टी, जल और वायु से प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि मिट्टी में इन सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगा या मिट्टी उर्वर नहीं है, तो पेड़ पौधों को अधिक उत्पादन करने के लिए तो ये सब मिलनी चाहिए। तो अब मिट्टी से यदि देंगे तो हो सकता है कि वो विकसित नहीं होगा, कम विकसित होगा। तो इसके लिए हमें इस पर एक्स्ट्रा बाहर से कुछ पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता होता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, आप अपने बच्चों को तो भोजन देते ही हैं, देते हैं कि नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा देते हैं ना, है ना। तो इसी तरह हमें भी फसल को भी बच्चे समझिए, और उसमें जिस तरह भोजन देते हैं उसके अतिरिक्त दूध, बॉर्नविटा चाहते हैं कि नहीं, है ना, कॉम्प्लान विकास करने के लिए। इसी तरह यहाँ भी हमें कॉम्प्लान देने की ज़रूरत है, हॉर्लिक्स देने की ज़रूरत है, दूध देने की ज़रूरत है। और वे दूध और कॉम्प्लान समझिए कि खाद हो गया, उर्वरक हो गया। तो मिट्टी से तो पोषक तत्व प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि वो विकसित नहीं हो रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा में उन मिट्टी में या ऊपर से फसलों पर छिड़काव करने की आवश्यकता होगा उर्वरक पदार्थों का, जो उनको पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में देगा, बढ़ाए। तो इसके लिए हम इन सभी चीज़ को, एक तो मिट्टी मिलता ही है, लेकिन इसको हमें प्रदान करने के लिए हमें क्या देने की ज़रूरत है, खाद। इसके लिए हम क्या देंगे, खाद या उर्वरक, खाद या उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि उन फसलों को अधिक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त। अब देखते हैं कि खाद
क्या है, उर्वरक क्या है। खाद और उर्वरक क्या है, ये है। खाद सीधी मात्रा में समझिए, खाद एंड उर्वरक। खाद को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैन्योर, है ना, और उर्वरक क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। खाद जो हो गया समझिए कि प्राकृतिक हो गया, हम लोग बनाते हैं, मतलब कि स्वयं हम लोग बनाते हैं जैविक चीज़ों से, ये जैविक है ना। और ये रासायनिक है, रासायनिक पोषक, रासायनिक उद्योग धंधों बनेगा, है ना, ये कृत्रिम है। तो पहले हम देखते हैं खाद क्या है। पौधे और जंतुओं के मृत शरीर या अपघटित होने से जो पदार्थ बनते हैं, जो मिट्टी में मिलाने से पौधे को अधिक पोषक तत्व देंगे या मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देगा, वैसे पदार्थों को हम खाद कहेंगे। ये बनता है कैसे, जीव जंतुओं या पेड़ पौधों को मृत होने से अपघटित होने के फलस्वरूप बनता है। और इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को अपघटित करने का काम कौन करेगा, तो ये करेगा जो स्कैवेंजर्स जो होते हैं, वो होते हैं, या अपघटक पदार्थ होते हैं, या कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उनको अपघटित करने का काम करेगा, खाद बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं खाद के प्रकार। खाद के प्रकार ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कंपोस्ट खाद, दूसरा है गोबर खाद, तीसरा है वर्मी कंपोस्ट खाद, और चौथा है हरी खाद। यही 4 प्रकार के जो है वो प्राकृतिक खाद होते हैं, जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनता है। पहला देख रहे हैं कंपोस्ट खाद। ये कैसे बनता है, जब कचरा, जानवर का कचरा, सब्जी का छीलन, खरपतवार इत्यादि जब सड़ गल जाएगा, घास फूस इत्यादि सड़ने गलने से, नवारी जो होता है, हटिया, या जो फसल का जो डंठल होता है उसको सड़ने गलने से जमा कर दी जगह, सड़ करके उसमें घास फूस, सब्जी का छीलन इत्यादि को सड़ने गलने से कुछ दिन बाद अपघटित होकर के वही बनता है क्या, कंपोस्ट खाद बनता है। दूसरा है गोबर। नाम से ही पता है, जीव जंतु को जो कचरा होता है, मल मूत्र होता है, उसको सड़ने गलने से एक जगह जो गोबर त्याग किया, मल मूत्र, जो जीव जंतु गाय भैंस इत्यादि, उसको एक गड्ढे में जमा कर देंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे 2 से 4 महीना बाद वो काला हो जाएगा, है ना। अब उसको खेत में छिड़काव कर देंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाएगा, जिसको कि पौधे ग्रहण करके विकसित हो जाएगा। तीसरा जो है वर्मी कंपोस्ट खाद, ये गोबर खाद से ही बनेगा, लेकिन इसको और ये इसकी उपजाऊ उर्वरा शक्ति अधिक होती है। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, गोबर को मिट्टी में क्या करते हैं, गड्ढे में रख देते हैं और उसमें कुछ केचुए को डालते हैं, मिट्टी में केचुआ को पालते हैं। और बताते हैं कि केचुआ एक प्रकार का होता है जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम करता है। उस केचुआ का नाम है त्रविनबिल्सी या डाइकोकैस्टर बोलानी। त्रविनबिल्सी एक प्रकार के केचुआ का नाम है, त्रविनबिल्सी, ये केचुआ का नाम है, त्रविनबिल्सी या डाइकोकैस्टर बोलानी। डाइकोकैस्टर बोलानी ये केचुआ का नाम है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का लिए केचुआ है। ठीक है, देखिए त्रविनबिल्सी या डाइकोकैस्टर बोलानी, ये एक प्रकार की वर्मी जो केचुआ को कहते हैं, यही वर्मी त्रविनबिल्सी या डाइकोकैस्टर बोलानी नामक केचुआ को उत्पत्ति में ये कंपोस्ट जो है या गोबर जो है वही सड़ गल करके अपघटित होकर के खाद बन जाता है, और इसको फिर मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ा देगा। हरी खाद क्या होता है, खेतों में कुछ वैसे फसलें बो देते हैं जो 10 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा, बड़ा बड़ा हरा चारा के रूप में हो जाएगा, और उसको फिर क्या कर देंगे, हल जोत देंगे। उसको सही थी वो फसल के सही थी, क्या कर देंगे, खेतों में हल जोत देंगे, उसमें मिट्टी पानी पटा देंगे, वो सड़ करके खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा, पोषक तत्वों को बढ़ा देगा। ऐसे हर फसलों में जैसे ढैंचा घास, चारा घास
इत्यादि बो देते हैं, समझा। 2-3 सप्ताह बाद वो तैयार हो जाएगा। बरसिन घास, लिपिया घास, ढैंचा घास, ज्वार, गुआर इत्यादि जो हरा हरा हो जाएगा, बड़ा खेतों में तैयार हो जाएगा। 2 से 3 सप्ताह बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको सही पानी पटा करके जोत देंगे, खेत को खोल देंगे, तो मिट्टी में इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। ये 4 प्रकार के हम खाद बताएं। इसके अतिरिक्त हम उर्वरक बता रहे हैं। उर्वरक जो कि हम लोग फैक्ट्री में तैयार होता है। उर्वरक क्या है? रासायनिक खाद जो फैक्ट्री में तैयार होगा। उर्वरक में खेत के जो मुख्यतः बृहद तत्व है, जिसमें बृहद में बताया से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम NPK, इसकी मात्रा को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम ये मुख्यतः उर्वरकों में ही पाई जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों को बड़ी पैमाने पर इसकी आवश्यकता होता है। और ये मिट्टी से यदि हम लोग चाहेंगे मिट्टी के पोषक तत्व पर आश्रित रहेंगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि खेतों में रासायनिक इन प्रकार के पोषक तत्वों को देनी चाहिए, ताकि फसल जल्दी से तैयार हो और उसकी उत्पादन क्षमता अधिक हो। तो इसके लिए हमें देनी ही होगी, तब जाकर उत्पादन होगा। और आधुनिक समय में अधिक उत्पादन के लिए खास करके कृषि क्रांति में उर्वरकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उर्वरक भी देंगे तो मिट्टी की जांच कर करके देंगे। जो उर्वरक खेतों में चाहिए, जो कमी है, वही हम देंगे। तो उर्वरक क्योंकि ये इसलिए जल्दी लाभ होता है, इसका लाभ यह है कि जो हम खाद देते हैं बहुत बड़े पैमाने पर देंगे, लेकिन वही कम मात्रा में भी उर्वरक देंगे तो जल्दी तैयार होगा। खाद जो है फसलों को देर से अवशोषित होता है, जबकि उर्वरक जो है घुलनशील होते हैं, मिट्टी में जल्दी घुल जाएगा और इसको पेड़ पौधे जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए खाद की अपेक्षा उर्वरक पौधे को जल्दी लगता है, और उर्वरक छिड़कने पर पौधे जल्दी विकास करते हैं। अब उर्वरक को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उर्वरक को 3 श्रेणी में बांटा गया है। उर्वरक के कितने श्रेणी हैं? 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक के अंतर्गत मुख्यतः आता है यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट इत्यादि। ये जो यूरिया है, इसमें सबसे प्रमुख है यूरिया है ना। यूरिया से सबसे पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त होता है ना। यूरिया इसमें 46% नाइट्रोजन है ना। दूसरा हम देखेंगे फॉस्फेटी उर्वरक। नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फेटी उर्वरक, जिससे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस प्राप्त होता है। यूरिया से नाइट्रोजन, फॉस्फेटी से फास्फोरस। इसके अंतर्गत जो मुख्यतः खाद आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट या DAP देखते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सब आता है, जिससे कि हमें फॉस्फेट प्राप्त होगा। और तीसरा है पोटासियम उर्वरक, जिससे कि पोटासियम उर्वरक प्राप्त होता है। पोटासियम खेतों या कीड़े मकोड़े से नष्ट होते हैं, समझिए कि उसकी सुरक्षा क्षमता को बढ़ाता है पोटासियम। और इसमें मुख्यतः आता है पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट जैसे खाद है। इस प्रकार से उर्वरक को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिससे कि मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में अंतर देख लीजिए। ये खाद और उर्वरक में अंतर आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। खाद और उर्वरक में अंतर, ये ट्रेनी आपको हम देख रहे हैं। खाद और उर्वरक में अंतर है ना। खाद जो कि प्राकृतिक विधि से मनुष्य बनाते हैं, गोबर, कचरा इत्यादि से, और उर्वरक जो होते हैं रासायनिक विधि से, रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनता है। और खाद की अपेक्षा उर्वरक जल्दी फायदेमंद होता है, लेकिन खेतों की उर्वरक शक्ति को तीव्र समय के बनाए रखने के लिए खाद ज़्यादा उपयोगी होता है। ये हानिकारक नहीं होता है, जबकि उर्वरक का साइड इफेक्ट भी होता है। समझ लीजिए कि खाद एक प्रकार से आयुर्वेदिक दवाई है, और उर्वरक जो है वो दवाई है एलोपैथी। देखते हैं खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। पहला, खाद पौधे और जंतुओं के बेकार पदार्थों के वितरण से खाद बनाया जाता है, जबकि उर्वरक जो है कारखानों में रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा है खाद जो है मिट्टी के सामान्य कमी को दूर करता है,
जबकि उर्वरक जो है मिट्टी में किसी खास प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। तीसरा अंतर है कि खाद जो है पोषक तत्वों की मात्रा इसमें कम होती है, जबकि उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में अधिक मात्रा में होती है। चौथा है खाद सस्ती होती है, इसको हम लोग घर में ही बनाते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं। और उर्वरक महंगी होती है, किसानों को महंगी कीमतों में या बाज़ार से खरीदना पड़ता है, जो कि कारखाने से आते हैं। पाँचवां अंतर है कि खाद जो है बड़े पैमाने पर खेतों में छिड़काव करना पड़ता है, बोरा से या ट्रैक्टर से खेतों में जाकर छिड़काव करेंगे। और उर्वरक जो है खेतों में 2 से 3 बोरे में हो जाएगा। एक बीघा में यदि 1 एकड़ में खाद छिड़काव करना है तो 50 या 60 ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे, या फिर 20 ट्रैक्टर का और गाड़ी से। और खाद तो छिड़काव करेंगे 2 से 4 बोरा में हो जाएगा। सबसे प्रमुख अंतर जो है खाद और उर्वरक में कि खाद जो है धीरे धीरे अवशोषित होता है और उसको पेड़ पौधे धीरे धीरे अवशोषित करेंगे, उसका विकास अपेक्षाकृत कम गति से होगा, और उर्वरक तीव्र गति से होगा और उसमें जल्दी से पेड़ पौधे विकसित होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बताएं कि किस प्रकार के फसल प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग खाद का प्रयोग करेंगे जिससे कि पोषक तत्व प्राप्त होगा। अब हम आगे बताएंगे कि कार्बनिक खेती के लिए पोषक प्रबंधन तो हो गया ही, अब है सिंचाई। अगला हम क्या करेंगे, सिंचाई। फसल प्रबंधन का पहला चीज बताया पोषक तत्व का प्रबंधन, और दूसरा काम करेंगे सिंचाई। खेतों में खाद ये सब तो डालेंगे ही ना, लेकिन सिंचाई सबसे जरूरी है। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, भोजन बनाने के लिए जल चाहिए, साथ ही साथ जो उसमें पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित तो घुलित रूप में करता है, वो जल में घुल करके ही पेड़ पौधे के जड़ से वो पत्तियों तक आएंगे। अतः सिंचाई भी सबसे ज़रूरी है, खेतों को सींचना ज़रूरी है ना। फसल की सिंचाई ज़रूरी है, और भारत में जो है मुख्यतः सिंचाई की अभाव के कारण ही उत्पादन की कमी होती है, परंतु आधुनिक समय में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा भी और किसानों के द्वारा अपने स्तर से भी किया जा रहा है, जिससे कि अब फसलों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुआ। सिंचाई के लिए मुख्यतः तो ऐसे भारत के किसान जो हैं मानसून पर निर्भर करते हैं। सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वर्षा, लेकिन वर्षा के अतिरिक्त हम लोग सिंचाई के अन्य साधनों का भी प्रयोग करते हैं। सिंचाई के साधन देख लोगे कौन कौन हम करते हैं। सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वर्षा। सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वर्षा की जल से खेतों की सिंचाई होती है, वर्षा जल। दूसरा है कुआं, कुएँ से हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, कुआं है ना। तीसरा है नलकूप, है ना। ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई करते हैं। तालाब में भी हम मोटर लगा करके या फीटर या इत्यादि से हम लोग तालाब से आवास क्षेत्र के द्वारा हम सिंचाई करते हैं। नहर, सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, नहरों की जाल बिछाई गई है। प्राचीन काल में फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में नहरों की जाल बिछाया था। नहर सरकार द्वारा नदियों से नहर निकाल देता है, उससे भी बृहद स्तर पर खेतों की सिंचाई होती है। अगला है छठा, नदी जल उठाव प्रणाली। वही बांध बना करके खेतों में नदी के मार्ग में बांध बना करके नदी जल को उठाव करते हैं और उससे फिर नहरें निकाल करके और खेतों की सिंचाई होती है। और अगला है वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र। वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा ढल करके बेसिन से होते हुए नदियों में चला जाएगा, जो बेकार हो जाएगा। अतः हमें ज़रूरत है कि जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है उसको नदी तालाब आहर में हम उसको रोक करके रखें। इसके लिए देख रहे हैं बिहार सरकार ने नल जल योजना चला रही है। नल का मतलब तो गांव में हम लोग को पीने के लिए, साथ ही जल योजना के अंतर्गत तालाब या आहर वगैरह की खुदवाई कर रहा है, जिससे कि जो वर्षा ऋतु में जो जल हुआ
ऊपर से वर्षा के रूप में आया वो सुरक्षित हम लोग कुछ दिनों तक रखें और उससे सिंचाई करें। ठीक है, ये ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे कि फसल पैटर्न क्या है। फसल पैटर्न हम बताने नहीं लगे इसी वीडियो में। अगला वीडियो में हम बताएंगे फसल की सुरक्षा, क्योंकि हम अभी चल रहे हैं फसल प्रबंधन। तो फसल प्रबंधन के अंतर्गत चल गए पोषक तत्वों का प्रबंधन, दूसरा है सिंचाई का साधन, और तीसरा हम लगे बता देते हैं। तो हम तीसरा हम करेंगे फसल पैटर्न। तीसरा हम चल रहे हैं फसल पैटर्न। हम खेतों में हम विभिन्न पैटर्न की फसलें रोपेंगे जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्व भी बना रहे और अधिक से अधिक उत्पादन। इसके लिए मुख्यतः हम विभिन्न प्रकार के फसलों को हम लगाते हैं। फसल पैटर्न के अंतर्गत मुख्यतः पहला काम करते हैं मिश्रित फसल योजना। मिश्रित फसल योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक ही खेत में एक ही मौसम, एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक फसलों को हम लोग लगाते हैं। अब उन फसलों का जो पोषक तत्व जो चाहिए, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, और साथ ही साथ वो एक ही समय में 2 प्रकार के फसल प्राप्त होंगे जिससे उत्पादन भी अधिक होगा। मान लिया कि विषम परिस्थिति में एक आध फसल नष्ट भी हो जाता है तो एक फसल जो तैयार एक तो बच जाएगा। कुछ फसलों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पोषक खेत से अवशोषित कर वो अलग अलग तैयार हो जाएंगे। मान लिया कि दुर्भाग्यवश कोई एक फसल खराब भी हो जाता है तो किसान को कम से कम एक फसल से तो लाभ मिल जाएगा। ये मिश्रित फसल योजना हो गया। इसमें एक ही खेत में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें लगाते हैं। 2 या 2 से अधिक फसल लगाते हैं नहीं। अगला है, दूसरा है अंतर फसल। अंतर फसल पैटर्न। ये अंतर फसल पैटर्न भी एक प्रकार का इसी में है। इसमें भी एक ही खेत में एक ही समय में, लेकिन इसमें मान लिया कि लाइन में ये फसल होता है लाइन में। मान लिया कि ये 2 को चल गया, बंदा गोभी रोप दिए, इसमें 2 पालक रोप दिए, फिर बंदा गोभी, फिर पालक, या फिर खेत में यहाँ पर प्याज रोप दिए, बीच में पारी पर हम क्या रोप दिए, लहसुन रोप दिए, या फिर बीच में कुछ भिंडी वगैरह का फसल रोप दिए, है ना, इसमें पारी। या फिर ऐसे 2 लाइन आलू का और 2 लाइन मक्का का, फिर 2 लाइन आलू का, 2 लाइन मक्का का, या 2 लाइन आलू का, बीच में 2 लाइन गोभी का। मतलब इस तरह पंक्ति में कहा जाता है, पंक्ति में शक्ति है। तो की पंक्ति में शक्ति है, पंक्ति वाले फसलें में हम कम उर्वरक का प्रयोग करेंगे, अधिक उत्पादन होगा। साथ ही साथ अंतर फसल का भी प्रयोग करेंगे। पंक्ति में 2 या 2 से अधिक फसलों को हम पंक्ति में बो देंगे, ये है। और तीसरा है फसल चक्रण। फसल चक्रण में क्या करते हैं कि एक खेत में भिन्न भिन्न मौसम, यहाँ एक ही मौसम नहीं होता है, भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल, जिसको कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है। जैसे कि किसी खेत में इस वर्ष मान लिया कि रोप दिए गेहूँ, तो अगले वर्ष चना रोप देंगे, किसी वर्ष उसमें घास की खेती कर देंगे, किसी वर्ष मक्के की खेती करेंगे। इस तरह से अलग अलग खेतों में एक ही खेत में अलग अलग मौसम में यदि 2 या 2 से अधिक प्रकार के फसल यदि बोएंगे तो अलग अलग प्रकार के फसल पोषक तत्वों को अलग अलग प्रदान करेंगे, जिससे कि मिट्टी में किसी खास प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और किसान को भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों का लाभ भी मिल जाएगा। तो ये हो गया मिश्रित फसल। इस प्रकार से अंतर फसल या फसल चक्र या फिर मिश्रित फसल का प्रयोग करके खेत में किसान अधिक से अधिक लाभ पा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ी लाभ है कि मिट्टी में पोषक तो बने रहते हैं, भूमि लंबे समय तक उपजाऊ बन रहती है, किसानों को कम उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन भी हो जाता है। इस तरह से फसल प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग पोषक तत्वों का सही तरीके से उसमें डालेंगे, साथ ही साथ उनका सही समय पर सिंचाई करेंगे। पर्याप्त समय पर जितनी बार समय चाहिए सिंचाई का 2 या 3 बार समय निश्चित समय पर सिंचाई करेंगे, विभिन्न साधन बता दिए। और फसल पटन विभिन्न प्रकार के एक ही खेत में हम अलग अलग समय में या फिर एक ही समय में हम अधिक फसल उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि कम पोषक तत्व भी वो चाहिए अवशोषित करेगा। मिट्टी में फसल पोषक तत्व उपलब्धता भी बरकरार रहेगा, मिट्टी बंजर भी नहीं होगा और किसानों को अधिक से अधिक लाभ भी मिलेगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम बताएंगे अगले वीडियो में कि फसल की सुरक्षा। फसल हम बता दिए कि बीज संकर बीज का प्रयोग करेंगे। फसल उत्पादन वृद्धि करने के लिए हम
जो 3 प्रकार के हम कार्य बताए थे कि फसल के किस्मों में सुधार और फसल के उत्पादन प्रबंधन। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे फसल सुरक्षा, किस प्रकार के कीटनाशी का प्रयोग करेंगे, कैसे फसलों को बोने से लेकर के फसल मिट्टी में बोने से लेकर के और उसको तैयार होने तक, और फसल को काटने के बाद किस प्रकार अनाज को सुरक्षित रखेंगे ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, कीटनाशी या फिर खरपतवारनाशी का क्या क्या प्रयोग करेंगे। अगले वीडियो में हम फसलों की सुरक्षा टॉपिक से हम बात करेंगे। तब तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।